देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अब ईरान ने अमेरिका के सामने ऐसा 3 स्टेप प्लान रख दिया है जो ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकता है। इस बीच खबर यह भी है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता पर ईरान को शक है कि वो निष्पक्ष नहीं है और अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है। भारत में भी माहौल कम गर्म नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया है। आज बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हिंसा की खबरों से और बम मिलने से सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। इन्हीं सब खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं 5 बड़ी खबरें। ईरान का 3 स्टेप प्लान, पहले ये डील करो तब करेंगे परमाणु मुद्दे पर कोई बात। पाकिस्तान पर ईरान को शक, कहा निष्पक्ष नहीं, अमेरिका की तरफ झुकाव। नेतन्याहू को चुनौती देने बेनेट लापिड साथ, दोनों से चुनाव से पहले बड़ा गठबंधन। केजरीवाल का ऐलान, जज के सामने नहीं होंगे पेश, अपनाया सत्याग्रह। बंगाल में 79 बम बरामद, चुनाव से पहले एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली। ईरान ने अमेरिका के सामने एक नया और चौंकाने वाला प्रस्ताव रख दिया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन को संदेश भेजा है कि पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और युद्ध खत्म करने पर समझौता किया जाए, जबकि परमाणु मुद्दे पर बातचीत बाद में भी की जा सकती है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका बातचीत को सफल बनाना चाहता है तो उसे इन 3 चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले युद्ध को पूरी तरह खत्म करना होगा, साथ ही अमेरिका को यह गारंटी देनी होगी कि भविष्य में ईरान और लेबनान के खिलाफ दोबारा ऐसी जंग शुरू नहीं की जाएगी। अगर पहले चरण की शर्तें मान ली जाती हैं तो दूसरे चरण में दोनों पक्ष स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते के मैनेजमेंट और प्रशासन को लेकर बातचीत करेंगे। और तीसरी ये कि दोनों ही चरणों के पूरे होने के बाद ही ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बात करेगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका इस डील को मान लेता है तो ट्रंप के पास ईरान पर दबाव बनाने के लिए ज्यादा विकल्प बचेंगे नहीं। खासकर ईरान के यूरेनियम भंडार और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को लेकर वॉशिंगटन में मंथन अब तेज हो गया है। ईरान के एक सांसद ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इब्राहिम रजीजी ने साफ कहा है कि पाकिस्तान भले ही दोस्त और पड़ोसी है, लेकिन वो निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं बन सकता क्योंकि उसका झुकाव अक्सर अमेरिका की तरफ रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अमेरिका की आलोचना करने से बचता है और कई मुद्दों पर उसकी नाकामियों को खुलकर सामने नहीं लेकर आता। इस बयान ने उस समय हलचल बढ़ा दी है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची लगातार शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में जुटे हैं और हाल ही में दूसरी बार इस्लामाबाद पहुंचकर आसिम मुनीर और अन्य नेताओं से बातचीत भी कर चुके हैं। ओमान और पाकिस्तान के दौरों के बाद अब अरागची मॉस्को पहुंच चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। ईरानी सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक अरागची की फ्लाइट का कॉल साइन मिनाब 168 रखा गया, जो 28 फरवरी को मिनाब शहर में एक स्कूल पर हुए अमेरिकी इजराइल हमले में मारे गए बच्चों की याद में था। इस भावनात्मक संदेश के साथ अरागची का दौरा भी और अहम हो गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि रूस और ईरान के बीच होने वाली ये बातचीत मिडिल ईस्ट के हालात को किस दिशा में ले जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा है कि अगर ईरान जंग खत्म करने के लिए बातचीत करना चाहता है तो उसे खुद अमेरिका से संपर्क करना होगा। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने तंज भरे अंदाज में कहा कि अगर उन्हें बात करनी है तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, फोन मौजूद है और हमारे पास सुरक्षित लाइनें भी हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ये जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और इसमें अमेरिका ही जीत हासिल करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि ईरान में कुछ लोग बातचीत के लिए तैयार और समझदार हैं, जबकि कुछ ऐसे नहीं हैं। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ईरान समझदारी दिखाएगा और बातचीत का रास्ता चुनेगा, जिससे ये टकराव खत्म हो जाएगा। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हालिया हमलों से अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को पहले बताए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पर्शियन गल्फ के कम से कम 7 देशों में मौजूद अमेरिकी बेस, वेयर हाउस, कमांड सेंटर, एयरक्राफ्ट हैंगर, रनवे और रडार सिस्टम तक निशाने पर आए हैं। यहाँ तक कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और कुछ सैन्य विमान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने खास तौर पर अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने के लिए हाई वैल्यू रडार सिस्टम को टारगेट किया। हैरानी की बात यह भी सामने आई कि एडवांस एयर डिफेंस होने के बावजूद कई हमले उसे भेदने में सफल रहे। यहां तक कि ईरान के पुराने F-5 विमान के इस्तेमाल ने भी अमेरिकी सुरक्षा तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने अब तक नुकसान की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।
अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकार नोरा को ऑन एयर शर्मनाक कह दिया। सीबीएस के शो 60 मिनट्स में बातचीत के दौरान नोरा ने उस हमलावर के मैनिफेस्टो का जिक्र किया जिसने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में गोली चलाई थी और उसमें ट्रंप का भी नाम लिखा था। बस इसी बात पर ट्रंप भड़क गए और बोले कि उन्हें पहले से पता था कि ये सवाल जरूर पूछा जाएगा क्योंकि मीडिया बहुत खराब है। ट्रंप ने साफ कहा कि उनका इन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें पहले ही पूरी तरह बरी किया जा चुका है। उन्होंने गुस्से में कहा कि किसी बीमार आदमी की बात को टीवी पर पढ़ना गलत है और पत्रकार को ऐसी करने पर शर्म आनी चाहिए। वहीं नोरा ने सफाई दी कि वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन ट्रंप ने उनकी बात को खारिज करते हुए इंटरव्यू को और ज्यादा तीखा बना दिया। अमेरिका में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हुई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी कॉल एलन ने हमला करने से कुछ मिनट पहले अपने परिवार को एक मैनिफेस्टो भेजा था जिसमें उसने ट्रंप के प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को निशाना बनाने की बात कही थी। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से सामने आए इस मैनिफेस्टो में आरोपी ने दावा किया कि वो सिर्फ ट्रंप प्रशासन के लोगों को टारगेट करेगा, जबकि आम लोग, होटल स्टाफ और अन्य सुरक्षा कर्मी उसके निशाने पर नहीं थे। आरोपी ने यह भी कहा कि उसने कम नुकसान पहुंचाने के लिए खास तरह के हथियार चुने। साथ ही उसने इवेंट की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर बताते हुए गंभीर सवाल भी उठाए। फिलहाल इस मैनिफेस्टो की स्वतंत्र पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन इस खुलासे के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। काश पटेल पर मंडरा रहा संकट, ट्रंप छीन लेंगे पद। केजरीवाल ने जज के सामने पेश होने से किया इनकार। बंगाल प्रचार के आखिरी दिन सुबह से हुआ बवाल। भारत सरकार नहीं देगी रूसी तेल आयात पर कोई भी जवाब। अमेरिका में बड़ा सियासी और प्रशासनिक तूफान खड़ा हो गया है, जहां एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप खुद पटेल के प्रदर्शन और लगातार विवादों से नाराज हैं और उन्हें हटाने पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से पटेल को लेकर लगातार नकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं। खास तौर पर उनके कथित शराब पीने की आदत और ऑफिस से गायब रहने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। द अटलांटिक की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई अधिकारियों ने उनके व्यवहार पर चिंता जताई, यहां तक कि सुरक्षा टीम को उन्हें जगाने में भी दिक्कत हुई। हालांकि पटेल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश बताया है और $250 मिलियन का मानहानि केस भी ठोक दिया है। इस बीच व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर पटेल का बचाव किया है, लेकिन अंदर खाने उनकी स्थिति कमजोर बताई जा रही है। पहले भी प्रशासन में कई बड़े बदलाव हो चुके हैं, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अब अगला नंबर पटेल का हो सकता है। नेतन्याहू को कुर्सी से हटाने के लिए इस्राएल के 2 पूर्व प्रधानमंत्री एकजुट हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्तली बेनेट और यायर लापिड ने अपने अपने राजनीतिक दलों को विलय कर एक नया गठबंधन बना लिया है, जिसका नाम रखा गया है टुगेदर लेड बाय बेनेट। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि अब इस्राएल में बंटवारे की राजनीति खत्म करने का वक्त आ गया है और देश हित में एकजुट होकर चुनाव लड़ना जरूरी है। इस गठबंधन के तहत यश आतिड और बेनेट की नई पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगी। चुनाव अक्टूबर तक होने हैं और माना जा रहा है कि इस कदम से इस्राएल की सियासत पूरी तरह बदल सकती है। लापिड ने साफ कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो पूरे सेंटर वोटर्स को एकजुट होकर बेनेट के साथ आना होगा। वहीं बेनेट ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो 7 अक्टूबर के हमलों की जांच के लिए आयोग बनाया जाएगा, सेना में सभी के लिए भर्ती कानून लाया जाएगा और प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा भी तय की जाएगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि वो ना तो व्यक्तिगत रूप से और ना ही अपने वकील के जरिए उनके सामने पेश होंगे। अपने पत्र में केजरीवाल ने कहा कि उन्हें अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह का मार्ग अपनाने का फैसला कर लिया है। ये पूरा मामला दिल्ली की कथित एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले ही कई बड़े नाम घिरे हुए हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। दरअसल 20 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को मामले से अलग करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब केजरीवाल का ये कदम सियासी और कानूनी दोनों ही स्तर पर बड़ा टकराव बन सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन की शुरुआत होते ही सियासी माहौल और गर्मा गया है। उत्तर 24 परगना के जगद्दल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। आरोप है कि पत्थरबाजी के साथ साथ बमबारी और गोलीबारी भी हुई। इस दौरान सीआईएसएफ के एक जवान पवन सिंह को गोली भी लग गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार एफआईआर दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। उसी दौरान दोनों पक्षों में टकराव शुरू हो गया। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है, जबकि माहौल पहले से ही चुनावी हिंसा को लेकर तनावपूर्ण बना हुआ है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भांगर इलाके में 79 देसी बम बरामद होने के बाद अब जांच की जिम्मेदारी एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देश पर की गई है, जिसके बाद एनआईए ने रविवार को इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये मामला पहले कोलकाता के उत्तरकाशी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने और चुनावी माहौल को देखते हुए इसे अब एनआईए को सौंप दिया गया है। शुरुआती जांच में यह मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के बीच इतनी बड़ी संख्या में बम मिलना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। रूस से भारत के तेल आयात को लेकर मांगी गई जानकारी पर सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाली पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल ने कहा है कि ये डेटा कमर्शियल और गोपनीय है, इसलिए आरटीआई के तहत इसे साझा नहीं किया जा सकता। मामला तब सामने आया जब एक आवेदन में जून 2022 से जून 2025 के बीच रूस से आयात हुए कच्चे तेल का कंपनीवार ब्यौरा मांगा गया था, जिसमें अलग अलग कंपनियों के नाम शामिल थे। इस पर केंद्रीय सूचना आयोग ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया और कहा कि ऐसी जानकारियां सार्वजनिक करने से देश पर रणनीति और आर्थिक हितों पर असर पड़ सकता है, साथ ही दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर भी असर पड़ने की आशंका है। आयोग ने साफ कहा कि ये जानकारी आरटीआई कानून की धारा 8(1)A और 8(1)D के तहत छूट देने के दायरे में आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.